ओके, नमस्कार, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी लोग? जैसा कि आप सभी को पता है, मेरा नाम दुर्गेश कुमार शर्मा है और मैं आप सभी के लिए लेकर आ गया हूं स्टडी आईक्यू के पीसीएस वाले ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। यहां पर आर्ट एंड कल्चर के एक अगले स्लाइड की तरफ, एक अगले वीडियो की तरफ मैं आपका रुख मोड़ना चाहूंगा। और आपने पहले वीडियो को बहुत अच्छे से एंजॉय किया, बहुत अच्छे से आपने देखा और बहुत बढ़िया तरीके से उसको स्नेह प्रेम और बहुत बढ़िया आपने उसमें अपनी प्रतिक्रिया दी। ऐसे ही प्रतिक्रिया आप सभी वीडियोस में देते रहिएगा ताकि मेरा मनोबल और मेरा जो एंथुसियाज्म है वो बना रहे। और इसी के साथ हम शुरू करते हैं आज के अपने दूसरे क्लास की, यानी कि मिडाइवल हिस्ट्री के पार्ट 2 की, मिडाइवल हिस्ट्री के वीडियो 2 की, मिडाइवल हिस्ट्री की क्लास 2 की अब बात करते हैं। एंशिएंट हिस्ट्री की बात हमने पहले ही कर लिया था, उसमें सारी चीजें पड़ी हुई है एक साथ प्लेलिस्ट में, सब कुछ पूरा एंशिएंट हिस्ट्री आर्ट एंड कल्चर का वहां पर आपको मिल जाएगा। और इसी के साथ मिडाइवल हिस्ट्री का पार्ट 1 यानी कि क्लास 1 अब वीडियो 1 हमने कंप्लीट कर दिया, उससे भी जाकर आप देख लीजिएगा, प्लेलिस्ट में ही मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन में भी उसकी लिंक आपको मिल जाएगी। और साथ ही साथ आज हम पढ़ने वाले क्लास 2, जिसमें हम पढ़ने वाले मध्यकाल की वास्तुकला में दिल्ली सल्तनत काल के दौरान वास्तुकला, जो भी दिल्ली सल्तनत के काल के दौरान वंश हुए, गुलाम वंश हुआ, आपका लोधी वंश हुआ, आपका तुगलक वंश हुआ, आपका ये सारे वंश, खिलजी वंश हुआ आपका, इन सभी के कार्यकाल में किस प्रकार की वास्तुकला देखने को हमें मिली, किस प्रकार की वास्तुकलाएं वहां पर चेंजेस हुई या कुछ नई वास्तुकलाएं देखने को मिली, उन सभी को हम यहां पर बहुत अच्छे से कवर करने वाले हैं। तो बिफोर वेस्टिंग टाइम हम आज की क्लास को शुरू करते हैं। एंड बिफोर स्टार्ट दिस सेशन आई वुड लाइक टू टेल यू कि आप सभी फटाफट एक बार सेशन को क्या कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, वीडियो को अंत तक देखिएगा। अगर वीडियो बहुत अच्छे लगे प्लीज इसे शेयर कर दीजिएगा। और यदि आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और बेल आइकन के बटन को प्रेस करना मत भूलिएगा, ताकि ऐसे ही अपडेट्स आपको ऑन टाइम मिलती रहे। तो फटाफट शुरू करते हैं आज की क्लास। और इस क्लास की पीडीएफ और लिंक यदि आप चाहते हैं कि ऑन टाइम हमको मिलती रहे तो यू कैन ज्वाइन माय टेलीग्राम चैनल हिंदी बाय दुर्गेश। आप मेरा हिंदी बाय दुर्गेश नाम का टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। और साथ ही साथ आप स्टडी आईक्यू का पीएससी वाला चैनल भी, टेलीग्राम चैनल, उसे भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। वहां पर इसकी पीडीएफ आपको ऑन टाइम मिल जाएंगी और उसके अलावा भी बहुत सारे अपडेट्स टाइम टू टाइम वहां पर मिलते रहते हैं, जैसे कोई नोटिफिकेशंस हो गया या फिर कोई जॉब अपडेट्स हो गई या मेंस हो गया, प्री हो गया, कौन सी क्लास किस टाइम पर लग रही, सारी अपडेट्स आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर बहुत टाइम टू टाइम मिलती रहती है। तो चलिए हम सेशन को शुरू करते हैं। अब आता है यहां पर दिल्ली सल्तनत की बात करते हैं। दिल्ली सल्तनत काल के दौरान जो वास्तुकलाएं थी वो कैसी थी, किस प्रकार से थी, आप यहां पर हम देखेंगे और बहुत अच्छे से चीजों को सीखने का प्रयास करेंगे। तो सबसे पहली बात जो यहां पर देखने की बात है उसके बारे में हम बात करते हैं, ध्यान से देखिएगा, ठीक है। तो अब आता है दिल्ली सल्तनत के दौरान किस प्रकार की वास्तुकला हमको यहां पर देखने को मिलती है, किस प्रकार की वास्तुकला देखने को नहीं मिलती है, उन्हें हम पढ़ते हैं। तो यहां पर आ जाएगा दिल्ली सल्तनत, यानी कि दिल्ली सल्तनत का जो समय था वो कितना माना गया। तो एज अ हिस्ट्री की अगर मैं बात करूं तो दिल्ली सल्तनत का जो समय माना गया, एज यू नो वेरी वेल, कि दिल्ली सल्तनत का जो कार्यकाल था, दिल्ली सल्तनत का कार्यकाल 1206 से लेकर 1526 ईस्वी तक इसका कार्यकाल था। ये आप सभी को बहुत अच्छे से पता, गुलाम वंश से कहानी शुरू होती है और एक एक करके सारी चीजें यहां पर देखने को मिलते हैं। और इस बीच दो व्यापक श्रेणी, यानी कि दो व्यापक श्रेणियों को वर्गीकृत किया गया वास्तुकला में। तो हम लिखेंगे इस इस काल के, लिखेंगे तो इस काल के दौरान वास्तुकला को दो व्यापक श्रेणियों में
वर्गीकृत किया गया। कितने श्रेणी में? 2 श्रेणी में हमने क्या किया, इसे वर्गीकृत किया। 2 श्रेणी में हमने क्या किया, इसे अलग अलग यहां पर निकाला। अब ये 2 श्रेणी कौन कौन से थे? इसमें से 2 श्रेणी जो निकल के आते हैं, तो पहला जो श्रेणी निकल के आता है यहां पर, पहला जो श्रेणी हम यहां पर पढ़ेंगे वो है आपका साम्राज्यिक शैली निकल कर आ जाता है। साम्राज्यिक शैली निकल कर आ जाता है, और इसी के साथ साथ साम्राज्य की जो शैलियां थी उसके साथ साथ यहां पर दूसरा निकल के आता है प्रांतीय शैलियां। प्रांतीय शैली जैसे बंगाल की शैली हो गया। तो जो मुख्य शैली थी, उस मुख्य शैली के अलावा कुछ और भी छोटे छोटे साम्राज्य थे, उनकी भी बहुत सारी शैलियां यहां पर आपको देखने को मिल जाती हैं। उन्हीं को हम यहां पर क्या कर लेते हैं, पढ़ते हैं, और उन्हीं को हम क्या करते हैं, यहाँ पर डन करते हुए चले जाते हैं। तो प्रांतीय शैली भी हम पढ़ेंगे, साम्राज्यिक शैली भी पढ़ेंगे। तो पहली एक क्लास में हम पूरा साम्राज्यिक शैली पढ़ेंगे, क्या क्या चीजें थी, किस प्रकार से हमको देखने को मिला, क्या क्या नई चीजें थी, पूरी शैलियों को हम यहाँ पर देखेंगे। फिर हम कुछ प्रांतीय शैलियों के बारे में भी डिस्कस करेंगे अगली क्लास में, ठीक है। तो साम्राज्यिक शैली की बात करें तो बेसिकली जो साम्राज्यिक शैली था वह किस किस वंश पर बेस्ड था, कौन कौन से वंश यहां पर हमको देखने को मिलेंगे, उन सभी वंश को मैं यहां पर एक एक करके लिख देता हूं। उनका क्रम बहुत इंपॉर्टेंट है। किनका? साम्राज्यिक शैली में जो यहां पर दिल्ली सल्तनत था, उनका क्रम यहां पर बहुत इंपॉर्टेंट निकल कर आ जाता है। जिसमें से हम देखेंगे तो जो पहला क्रम निकल के आता है, यह निकल के आता है आपका गुलाम वंश का। सबसे पहले हम पढ़ते हैं गुलाम वंश के बारे में। गुलाम वंश के बाद दूसरा वंश कौन सा निकल के आता है? हाँ, दूसरा वंश निकल के आता है खिलजी वंश। खिलजी वंश के बाद जो तीसरा वंश निकल के आता है, यह निकल के आता है तुगलक वंश। और गुलाम वंश में यानी कि दिल्ली सल्तनत में जो तो चौथा वंश निकल के आ जाता है, यह निकल के आ जाता है आपका लोधी वंश। और लोधी वंश का जो अंतिम शासक था इब्राहिम लोधी, उसको पराजित करके बाबर विजित होता है 1526 में, और वहीं से मुगल काल की शुरुआत हो जाती है। फिर वो अलग से हम पढ़ेंगे मुगल की वास्तुकला कौन कौन सी थी। पहले हम दिल्ली में जो 4 बड़े वंश थे, गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, लोधी वंश, इनके बारे में हम एक एक करके डिस्कस करने वाले हैं। एज यू नो वेरी वेल कि यहाँ पर गुलाम वंश के संस्थापक किन्हें बताया गया है, तो बिल्कुल गुलाम वंश के संस्थापक किसे बताया गया है? बढ़िया, मुझे कमेंट करके बताइएगा गुलाम वंश का संस्थापक किसे बताया गया है। वैसे ही खिलजी वंश का भी संस्थापक मुझे बताइएगा, तुगलक वंश का संस्थापक बताइएगा, और लोधी वंश का मुझे संस्थापक आप बताइए, कमेंट करके बताइएगा, ठीक है। चलिए आगे की बात करते हैं। और यहाँ पर कॉन्सेप्ट आता है कि प्रांतीय शैली, और प्रांतीय शैली में भी हम क्या क्या चीजें डिस्कस करेंगे, उस प्रांतीय शैली में भी मैं आपको लिख देता हूं। तो यहां पर आ जाएगा, जैसे एक हम पढ़ेंगे बंगाल शैली, एक हम पढ़ेंगे जौनपुर शैली, एक हम पढ़ेंगे मालवा शैली, एंड एक हम पढ़ेंगे बीजापुर शैली। हम क्या डिस्कस करेंगे? बीजापुर शैली डिस्कस करेंगे। तो ये सारी शैलियां जो हैं, जो यहां पर आप देख रहे हैं, यहां पर सारी शैलियों को हम डिस्कस करेंगे आपके प्रांतीय शैली में। जहां से बंगाल शैली आ जाएगा, फिर आपका जौनपुर शैली आ जाएगा, मालवा शैली आ जाएगा, और आपका बीजापुर शैली आ जाएगा। तो ये सारी की सारी शैलियां हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। आज की क्लास में हम पढ़ेंगे कि भाई आपके गुलाम वंश में किस प्रकार की वास्तुकला देखने को मिली, क्या क्या चीजें नई मिली, ऐसी कौन सी चीजें थी जो हमारे मध्यकाल में नई चीजें देखने को मिली। प्राचीन काल से हमने शुरुआत तो कर दी थी, क्या क्या नई चीज होना शुरू हो गया था, उसमें भी कुछ चेंजेस आया या फिर वही चीज कंटिन्यू किए, उन सभी को हम क्या करेंगे यहाँ पर बढ़िया तरीके से देखते हुए चलेंगे, ठीक है। तो आइए चारों की चारों शैलियों को हम बहुत अच्छे से आज की क्लास में कंप्लीट करते हुए चलते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर जिस शैली की हम बात करेंगे
उसके पहले हम पढ़ते हैं कि साम्राज्यिक शैली क्या थी। साम्राज्यिक शैली क्या थी और इसमें क्या क्या इंपॉर्टेंस हुआ करता था। तो साम्राज्यिक शैली का मतलब क्या था, तो यहां पर समझिएगा, लिखा है कि इस अवधि के दौरान शासन करने वाले, ध्यान सुनिएगा, कि साम्राज्यिक शैली क्या थी फिर प्रांतीय शैली क्या थी। तो हमने कहा साम्राज्यिक शैली की बात करेंगे तो क्या लिखा है कि इस शैली के दौरान शासन करने वाले विभिन्न राजवंशों के अधीन, इस अवधि के दौरान शासन करने वाले विभिन्न राजवंशों के अधीन वास्तुकला की साम्राज्यिक शैली का विकास हुआ। वास्तुकला की साम्राज्यिक शैली का विकास हुआ। प्रत्येक शासक ने अपनी स्वयं की कुछ रुचियां आरोपित की, लेकिन बनावट या शैली मोटे तौर पर एक जैसी बनी रही। कोशिश जरूर की गई कुछ नई नई चीज करने का, लेकिन जो एक बेस था, जो एक आधार था, वो एज इट इज ही बना रहा। कुछ भी उसमें से चेंजेस नहीं कर पाए, या वो नहीं करना चाहते थे, या उनसे नहीं हो पाया। जो भी रहा होगा, जो भी बजट रहा होगा उनके हिसाब से। तो यहाँ पे कुछ शैलियां आपको देख रहे होंगे, कुछ वास्तुकला आप देख रहे होंगे, जैसे ये बना हुआ है 2.5 दिन का ये जो 2.5 दिन का यहाँ पर आप देख रहे होंगे, 2.5 दिन का झोपड़ा जो अजमेर में है, ये उसकी इमेज है ना। ये आप कुतुब मीनार के पास एक बना हुआ स्थान है, ये है। ये आप एक टॉम्ब है, ये किसी का टॉम्ब बना हुआ है, मकबरा बना हुआ है। तो ये चीज आप देख सकते हैं, जिसमें से सबसे पहले जो हमारी क्लास, जो हमारी कहानी स्टार्ट होती है, ये स्टार्ट होती है गुलाम वंश से। यस, यही गुलाम वंश, जिसके संस्थापक कौन बताए गए हैं? बिल्कुल, हाँ। तो हमने कहा कि जो गुलाम वंश है, गुलाम वंश की जो स्थापना करने वाले व्यक्ति थे, आपको पता है कि इसकी स्थापना किया था आपके कुतुबुद्दीन ऐबक ने। इन्होंने किया था? कुतुबुद्दीन ऐबक ने इसकी स्थापना की थी। और यहां से गुलाम वंश में बहुत सारे शासक ऐसे देखने को मिले, और वास्तविक शासक ऐसा कहा जाता है कि इसके इल्तुतमिश माने जाते हैं। तो कुतुबुद्दीन ऐबक थे, फिर आपके आराम शाह थे, फिर आपके इल्तुतमिश जैसे लोग थे, फिर रजिया भी इसी में सुल्तान आती है, मध्यकाल की पहली महिला शासिका थी। यहीं पे आपके बलवन आ जाते हैं। और जो अंतिम शासक थे गुलाम वंश के, वो कौन थे? आपके क्यूमर्स थे। कौन थे? क्यूमर्स, जो 1290 के आसपास की कहानी है, 1290 के आसपास की कहानी है। तो ये क्यूमर्स निकल के आ जाते हैं। हाँ, 1290 ईस्वी तक सत्ता में थे, ठीक है। 1290 में क्यूमर्स यहाँ पर देखने को मिलते हैं। ये एक छोटा सा हायरार्की था उनका, गुलाम वंश का। अब गुलाम वंश में हम वास्तुकला की अगर बात करें, बाकी तो इतिहास में आप बहुत अच्छे से पढ़ते हैं, मैं आपके साथ सिर्फ शेयर कर रहा हूं कि इनके काल के दौरान, मतलब 1206 से लेकर 1290 ईस्वी के दौरान इन्होंने क्या क्या चेंजेस किया वास्तुकला में, मतलब मस्जिदों को बनाने में या कुछ और ऐसी इमारतों को बनाने में कुछ नया चीज लाया क्या, वो चीज हम बात करने वाले। तो लिखा है कि गुलाम वंश, या इसे क्या बोला गया, आपका इलबरी राजवंश 1206 से लेकर 1290 ईस्वी तक सत्ता में बना रहा। उनके शासनकाल के दौरान वास्तुकला की शैली को आपके मामलुक शैली के रूप में जाना गया। इन शैलियों को क्या कहा गया? मामलुक शैली कहा गया। तो हमने क्या कहा कि आपके मामलुक शैली के रूप में जाने लगा। इसको हम क्या कहने लगे? ममलुक शैली के रूप में हम जानने लगे। अब बात यह थी कि ममलुक शैली क्या थी। एक्चुअली ये जो गुलाम वंश है, जो गुलाम डायनेस्टी है, इसको ममलुक डायनेस्टी के नाम से भी जाना जाता है। याद रखिएगा, इस डायनेस्टी को हम ममलुक डायनेस्टी के नाम से भी जानते हैं। याद रखिएगा, इस डायनेस्टी को हम ममलुक वंश यानी कि ममलुक डायनेस्टी के नाम से भी जानते हैं। क्योंकि अब ये जो ममलुक शैली है, अगर ये जो दो इमेज देखें आप, बेसिकली ये दो इमेज है कि ये मिस्र की राजधानी काहिरा की है। ये काहिरा, ये मिस्र में है, ये भी मिस्र में ही है। ये एक्चुअली वहां से उठाई गई शैली है, वहां से लेकर आई गई शैली की। वहां पर भी ऐसे ही इमारतें बनाई जाती थी। कहां पर? आपके मिस्र में। ये आप इमारतों की संरचना देख लीजिए, ये संरचना कुछ इस प्रकार से वहां पे देखने को मिलती थी। और ये लगभग 1500 तक चली। वहां पे मिस्र में 1500 तक ये शैली चली। उसी शैली को 1250 से स्टार्ट हुई थी और 1500 तक ये शैली गई थी। तो उसी शैली को उठाकर यहाँ पर इन्होंने क्या किया था? इन्होंने अपने यहाँ पर क्या अपनाया था, इसलिए क्या कहा गया? ममलुक शैली के रूप में जाना गया। इनकी वास्तुकला को हमने क्या ममलुक शैली के रूप में जाना। जो ममलुक वहां के एक राजा, एक सुल्तान हुआ करते थे वहां पे, उन्होंने इस शैली की शुरुआत कराई थी। और यहाँ पर उसी को यहाँ पर कॉपी किया था आपने, हमारे यहाँ के कुतुबुद्दीन ऐबक जी ने। इसलिए इस शैली को क्या कहा गया? इनकी वास्तुकला को ममलुक शैली कहा गया और इनके वंश को ममलुक वंश के नाम से भी जाना जाने लगा।
अब बात आता है कि इस अवधि के दौरान अगर ध्यान से देखा जाए तो यहां पे निकल के आता है कि इस अवधि के दौरान अधिकांश निर्माण जो है तात्कालीन हिंदू संरचनाओं के पुनः प्रतिरूपण थे। तात्कालीन हिंदू संरचनाओं के पुनः प्रतिरूपण थे, मतलब जैसा हिंदुओं के मंदिर बनाए जाते थे या हिंदुओं के द्वारा जो भी इमारतों का निर्माण किया जाता था उसी का पुनर्रूपण करते, मतलब वैसे ही वो क्या कर देते थे, कॉपी पेस्ट कर दिया करते थे। उन्होंने कई स्मारकों का निर्माण भी करवाया था। कुतुब मीनार इसका एक प्रमुख उदाहरण है। इस 5 मंजिला संरचना का निर्माण, आप इधर कुतुब मीनार देखेंगे तो 5 मंजिला, अगर गिनेंगे तो 1 2 3 4 और 5 मंजिला यहाँ पर। अगर मैं आपको दिखाऊं तो ये है 1 2 3 4 एंड ये 5 मंजिला यहाँ पर देखने को मिलता है। तो वही लिखा है कि इस 5 मंजिल संरचना का निर्माण जो है कुतुबुद्दीन ऐबक ने आरंभ करवाया था। पूरे का पूरा नहीं बनवाया था, बेस उन्होंने बनवाया था कुतुबुद्दीन ऐबक ने, किंतु वह केवल इसका भूतल ही बनवा पाए थे। भूतल मतलब भूमि का तल, ये बेस से ही बनवा पाए थे। फिर लिखा है अगली 3 मंजिल इल्तुतमिश द्वारा पूरी करवाई गई थी, यानी कि बेस बनवाया गया था तो 1 2 और 3, क्या लिखा है 1 2 और 3, मतलब यहां तक उन्होंने कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनवा दिया था। फिर यहां से 1 2 और 3, ये जो 3 दिख रहा है ये किसने बनवाया था, इल्तुतमिश ने बनवाया था 3 मंजिल को। ठीक है, यहां तक ये जो पूरा आप देख रहे हैं यहां पर, ये तो ऐबक के द्वारा बनवाया गया था, ऐबक के द्वारा बनवाया गया था। और ये जो टॉप देख रहे हैं, जो टॉप सिरा है यहां पर क्या लिखा है, और 5वीं मंजिल फिरोज शाह तुगलक द्वारा बनवाई गई थी। जो 5वां मंदिर है ये किनके द्वारा बनवाई गई थी, फिरोज शाह के द्वारा, फिरोज शाह के द्वारा। फिरोज शाह ने अपने कार्यकाल में बहुत सारे जो फाउंटेन थे, जो उद्यान थे, जो इमारतें थे, उनका पुनर्निर्माण करवाया था। मतलब जो जर्जर हो गए थे उनका पुनर्निर्माण, मतलब उनको फिर से मजबूत करने का काम किया था फिरोज शाह तुगलक ने अपने कार्यकाल के दौरान। ठीक है, हाँ जी, ये तुगलक वंश में पढ़ेंगे, फिरोज शाह द्वारा बनवाई गई जो चीजें थी। यहां पर आप देख लेंगे उदाहरण के लिए, मतलब मुगल जो गुलाम वंश था, उस गुलाम वंश के दौरान कौन कौन सी चीजें यहां पर देखने को मिलती हैं। जैसे सबसे पहला यहां पर मिलता है कुतुब मीनार परिसर में कुतुब मीनार परिसर में कुब्बत उल इस्लाम मस्जिद, ये कुब्बत उल इस्लाम मस्जिद है, ये जो आप इमेज देख रहे हैं ना, ये कुब्बत उल इस्लाम मस्जिद है। कुब्बत उल इस्लाम मस्जिद जो एक जैन मंदिर से परिवर्तित की गई थी, एक जैन मंदिर था, इसको परिवर्तित करके क्या बना दिया गया था, मस्जिद बना दिया गया था। एवं दूसरा लिखा है अजमेर में 2.5 दिन का झोपड़ा, यहां पर इमेज है अजमेर में 2.5 दिन का झोपड़ा, ये जो आप देख रहे हैं झोपड़ा बड़ा सा, अरे ये 2.5 दिन का झोपड़ा जो अजमेर में है, ये भी किन्होंने बनवाया था, आपके गुलाम वंश के दौरान बनवाया गया था। तो आप मुझे बता सकते हैं कि 2.5 दिन का झोपड़ा जो है किस शासक ने बनवाया था गुलाम वंश के, ये आप मुझे बताइएगा, थोड़ा सा कमेंट करिएगा। ठीक है, बिल्कुल। चलिए, ये चीज हो गया आपकी गुलाम वंश में जो नई चीज देखने को मिली। एक कुतुब मीनार देखने को मिला, कुतुब मीनार के साथ साथ 2.5 दिन का झोपड़ा देखने को मिला, उसके साथ यहां पर कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद भी यहां पर आपको हमको देखने को मिल जाता है। आई होप चीजें आप समझ रहे होंगे, बहुत अच्छे से पढ़ भी रहे होंगे, अपने नोट्स बना रहे होंगे, है ना, और आपको बहुत अच्छा लग भी रहा होगा क्लास में पढ़ने में। ऐसे ही अपडेट्स के लिए अगर आपको लगता है कि हमें और अच्छे से पढ़ना चाहिए और डिटेल में पढ़ना चाहिए, तो आप क्या काम कर सकते हैं, जरा आप मुझे बताएंगे। यस, आप काम कर सकते हैं, आप हमारा जो चल रहा है पेड क्लास है उसको ज्वाइन कर सकते हैं। ऑफर चल रहा है अभी बढ़िया तरीके से, तो आप उस ऑफर का लाभ उठा सकते हैं और नीचे लगे टिकर में DK लाइव कूपन कोड लगाकर आप उस ऑफर को और ऑफ करके अपने क्लास को परचेस कर सकते हैं और बढ़िया तरीके से पढ़ सकते हैं। ठीक है, और अगर कोई क्वेरीज है तो नीचे नंबर भी चल रहा है टिकर पे, उस नंबर पे कॉल करके आप बहुत इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। चलिए आगे हम बात करते हैं कुछ और क्लास की, मतलब कुछ और स्लाइड की बात करते हैं। तो गुलाम वंश के बाद जो हमारा अगला वंश निकल के आता है वो कौन सा निकल के आता है, खिलजी वंश निकल के आता है। तो चलिए गुलाम वंश के बाद अगले वंश की तरफ चलते हैं, जो खिलजी वंश यहां पर देखने को हमको मिलता है, ये है खिलजी वंश। तो जल्दी से अच्छे बच्चों की तरह खिलजी वंश की डायनेस्टी के संस्थापक बताओ और इसका एक ट्री बताओ कि इसमें कौन कौन से शासक थे। बताया, बढ़िया। देखो, अगर हम इसके संस्थापक की बात करेंगे तो संस्थापक थे आपके जलालुद्दीन थे। कौन संस्थापक थे इसके संस्थापक थे जलालुद्दीन थे। इनके बाद अलाउद्दीन खिलजी आते हैं,
और इनके बाद एक मुबारक शाह आते हैं। तीन ही इसमें शासक हुए, लेकिन इनका समय जो था ज्यादा लंबा नहीं चला, ज्यादा लंबे समय तक नहीं थे। तो यहां पर आइए हम पढ़ते हैं इनके काल में जो 1290 से लेकर 1320 ईस्वी तक ही रहा, लगभग 40 वर्ष का इनका देखने को मिला, 10 और 20-30 वर्ष का इनका डायनेस्टी था। ऐसा भी क्वेश्चन कभी कभी आपके हिस्ट्री में आ जाता है कि दिल्ली सल्तनत का ऐसा कौन सा वंश था जो सबसे कम कार्यकाल के लिए था, तो परेशान मत होइए, ये नहीं था ना, ये कार्यकाल नहीं था, ये तो इससे भी छोटा कार्यकाल था आपका। तो यहां पर निकल के आता है ये कब से था, 1290 ईस्वी से लेकर 1320 ईस्वी तक शासन किया। और वास्तुकला की आपकी कौन सी आपकी शैली को स्थापित किया, ये आपका सेल्जुक शैली की स्थापना की थी। अब सेल्जुक शैली क्या थी, तो इस अवधि के निर्माण की विशेषता क्या थी कि यहां पर क्या किया जाता था कि लाल बलुआ प्रस्तर का उपयोग किया, प्रस्तर मतलब पत्थरों का उपयोग किया जाता था। और इसके साथ ही आपकी मेहराबदार शैली ने इस अवधि की प्रमुखता बनाई या प्रमुखता पाई। मेहराबदार शैली मैंने फर्स्ट क्लास में कंप्लीट किया, फर्स्ट क्लास में उसको जाकर देखिएगा। फिर लिखा सभी निर्माण कार्यों में जोड़ने वाली सामग्री के रूप में गारे का प्रमुखता से उपयोग किया जाता है। और गारा क्या होता है, यह भी मैंने आपको फर्स्ट क्लास में बहुत अच्छे से कंप्लीट किया, उसको फर्स्ट क्लास जरूर देखना। गारा समझ में आएगा, मेहराबदार शैली समझ में आएगी, आपके लिंटल शहतीर शैली भी आपको समझ में आ जाएगी। सारी चीजें वहां पर आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। इसमें ज्यादा कुछ नहीं होता। अलाउद्दीन खिलजी द्वारा निर्मित कराया गया आपका एक अलाई दरवाजा था और श्री का किला था। दो ही इन्होंने उसके मतलब खिलजी वंश में दो ही चीजें बहुत इंपॉर्टेंट देखने को मिली, एक था आपका अलाई दरवाजा और एक श्री का किला। लाल किला के पास यहां पर माफ करिएगा, बार बार कह रहा हूं मैं, ये जो बनाया गया कुतुब मीनार बनाया गया, कुतुब मीनार जो बनाया गया, इस कुतुब मीनार के पास ये जो आप देख रहे हैं, ये जो डिजाइन आप देख रहे हैं, ये जो स्ट्रक्चर देख रहे हैं, ये आपका अलाई दरवाजा है। इस अलाई दरवाजा को बनाने का जो श्रेय जाता है वो किनको जाता है, अलाउद्दीन खिलजी को जाता है। किनको, अलाउद्दीन खिलजी को जाता है, ये याद रखना, अलाउद्दीन खिलजी को जाता है। ठीक है, तो कभी भी बेसिक सा क्वेश्चन हिस्ट्री में आ जाए तो भी बन जाएगा, और आर्ट एंड कल्चर में आ जाता है तो भी आपको बन जाएगा कि आपका अलाई दरवाजा लिखने के लिए आ जाए तो आप बहुत अच्छे से लिख सकते हैं कि इसका निर्माण अलाउद्दीन खिलजी ने करवाया था। ये कहां, ये किसके पास स्थित है, यह आपके कुतुब मीनार के पास स्थित है और कहां पर है, दिल्ली में अवस्थित है। इसके बारे में बहुत अच्छे अच्छे पॉइंट्स आप लिख सकते हैं। और ठीक लिखा है श्री का किला भी यहां पर आप देखेंगे, यह भी दिल्ली में है। श्री का किला भी आपका कहां पर है, दिल्ली में देखने को मिलता है। श्री का किला जो है ये भी दिल्ली में देखने को मिलता है। ऐसा कहा जाता है कि 8000 सरों को दफनाकर, 8000 सिरों को, सर होता नहीं सर, 8000 सरों को दफनाकर दबाकर इस किले का निर्माण किया गया। इसके नीचे 8000 सिरों को क्या किया गया, छुपा मतलब दबाया गया, मतलब राजपूतों को कह लो या हिंदुओं के सिर कह लो, को दबाकर इस किले का निर्माण कराया था अलाउद्दीन खिलजी ने। और वैसे भी आपने उनकी मूवी देखी रखी है पद्मावत, तो आपको बहुत अच्छे से, पद्मावती शायद है, और आपको बहुत अच्छे से पता होगा कि कितने क्रूर शासक थे अलाउद्दीन खिलजी। यह बताने की जरूरत नहीं है अलाउद्दीन खिलजी के बारे में। और क्या एक्टिंग किया रणवीर सिंह ने उसको, और अलाउद्दीन खिलजी के किरदार को और चार चांद लगाने का काम उन्होंने कर दिया। तो ये सारी चीजें यहाँ पर मिल गया। तो श्री के किले में एक बहुत बड़ी बहुत अच्छा फैक्ट है, ये खैर ये मेंस ओरिएंट नहीं है, मेंस में लिखना सही नहीं रहेगा, ये सिर्फ जनरल नॉलेज की बात है कि 8000 हिंदुओं के सिरों को कुचलकर, हिंदुओं के सिरों को दबाकर इस किले का निर्माण कराया गया था। श्री के किले का निर्माण, ये अनहोनी फैक्ट में से एक फैक्ट निकल कर आता है, या एक फैक्ट हमको आपको देखने को मिल जाता है या सुनने को मिल जाता है। किसके बारे में, इस श्री के किले के बारे में देखने को आपको मिल जाता है। ये बहुत बढ़िया किला बनाया गया है। ये आज वर्तमान परिदृश्य के हिसाब से मैंने इमेज लगवाया है। यहाँ पर देखिएगा आज वर्तमान में ये बिल्डिंग्स बनी आपको दिख रहेंगी, ये बिल्डिंग्स में लोग रहते हैं और उसी के पास ही ये किला आपको देखने को मिल जाएगा, है कि नहीं। बढ़िया, चलिए, तो बढ़िया तरीके से आप एंजॉय कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं। यस, बिल्कुल पढ़ रहे हैं, ठीक है। और एज यू नो वेरी वेल कि अगर ऐसा आपको लगता है कि ये कोर्स परचेस करना चाहिए और हमें बहुत अच्छे से पढ़ना चाहिए, तो अभी स्टडी IQ आपके साथ लेकर आया बहुत अच्छा। यहाँ पर कोर्सेज लेकर आया, कोर्सेज में बहुत ज्यादा ऑफ लेकर आया है। आप किसी भी स्टेट से हो, सभी के लिए निश्चय
फाउंडेशन निश्चय बैच 9 लॉन्च कर दिया गया है, तो इसे आप क्या कर सकते हैं, परचेस कर सकते हैं, जिसकी एडमिशन क्लोजिंग डेट जो है 31 मार्च रखी गई है। आप चाहे ओडिशा से हो, चाहे आप हरियाणा से हो, असम से हो, पंजाब से हो, जम्मू एंड कश्मीर से हो, वेस्ट बंगाल से हो, महाराष्ट्र से हो, कहीं से भी हो, आप सबके लिए बैच लेकर आए। इवन ये चीज पंजाब में भी चल रहा है, मध्य प्रदेश में भी चल रहा है, आपका मध्य प्रदेश में भी ये चीज कोर्स लाया गया है। ये चीज आप परचेस कर सकते हैं, इसमें भी आपको बहुत अच्छी चीजें पढ़ाई जाएंगी और देखने को मिलेगा। और क्लास के एंड में मैं बताऊंगा कि आपको कोर्स कैसे परचेस करना है, किस प्रकार से आप कोर्स को परचेस करके अपने पढ़ाई को और अच्छा बना सकते हैं और अच्छी तरीके से आप इसको क्या कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। ठीक है, चलिए खिलजी वंश कंप्लीट हो गया। खिलजी वंश के बाद जो अगला वंश यहाँ पर निकल के आता है, जो अगली डायनेस्टी निकल के आती है, ये डायनेस्टी है आपकी यहाँ पर मेरे प्यारे दोस्तों, इस डायनेस्टी की बात करेंगे। ये डायनेस्टी आपकी तुगलक डायनेस्टी, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, तुगलक वंश कहा जाता है या तुगलक डायनेस्टी कहा जाता है। इस तुगलक डायनेस्टी में भी क्या क्या वास्तुकला में चीजें देखने को मिली, क्या क्या नई चीजें देखने को मिली, उनके बारे में भी हम यहाँ पर आज की क्लास में डन करते हैं, चीजों को देखने का प्रयास करते हैं। तो तुगलक वंश की अगर हम बात करें तो थोड़ा सा इसके आप ट्री के बारे में बता दीजिए कि इनके संस्थापक कौन थे और कौन कौन से शासक हुए जो यहाँ पर शासन किए इस वंश के दौरान। और समय तो आपका लिखा नहीं, तो समय भी आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, जल्दी से कीजिए, फिर हम बात करते हैं। तो हम बात करते हैं इनके संस्थापक की। तुगलक वंश के जो संस्थापक थे ये थे आपके गयासुद्दीन तुगलक। अगर इसके हम पूरे वंश के समय की बात करें तो 1320 से लेके 1414 तक का जो टाइम था आपका एडी तक, आपका ये पूरा था तुगलक वंश का समय। मतलब 1320 से लेके 1414 तक का जो समय वह तुगलक वंश का बताया गया, जिसमें से जो सबसे बड़े मतलब संस्थापक माने गए, ये कौन माने गए, गयासुद्दीन तुगलक माने गए। इसी में एक बहुत फेमस जो सबसे लंबे कार्यकाल तक कह सकते हैं या बहुत भारत के सबसे बड़े एरिया पर जो राज करना कह सकते हैं, वो थे आपके मोहम्मद बिन तुगलक, जो एक पागल शासक के रूप में भी कहा जाता था, मोहम्मद बिन तुगलक। उसके बाद आते हैं फिरोज शाह तुगलक। कौन आते हैं, फिरोज शाह तुगलक। और अंतिम जो आते हैं वो आते हैं आपका यहाँ पर नसरुद्दीन मोहम्मद तुगलक आते हैं, नसरुद्दीन मोहम्मद शाह तुगलक देखने को मिलते हैं, जो अंतिम शासक निकलकर आ जाते हैं। कौन से, आपके तुगलक वंश के निकलकर आ जाते हैं। तो उनके कार्यकाल में कौन कौन से वास्तुकला में हमने यहाँ पर देखा, तो उनके कार्यकाल के दौरान यहाँ पर देखिए कुछ ज्यादा इतना इंपॉर्टेंस था नहीं, कुछ ज्यादा इतना इंपॉर्टेंस देखने को मिलता नहीं है। तो यह क्या लिखा था, यह दिल्ली सल्तनत काल के दौरान वास्तुकला के लिए संकट काल था। यह ऐसा काल था जो संकट काल था, ज्यादा कुछ निर्मित हुआ नहीं। तो क्या लिखा, हालांकि फिर भी कुछ निर्माण कार्य किए गए थे, कुछ भी नहीं किए गए इस काल में, ऐसा कोई निर्माण कार्य करने को देखने को मिलता नहीं, फिर भी कुछ निर्माण कार्य किए गए थे, जिसमें से धूसर बलुआ प्रस्तर का उपयोग किया गया था। इस अवधि के दौरान भवनों की मजबूती पर अधिक ध्यान दिया गया। भवनों की मतलब कुछ नया नहीं बनाया गया। मैंने आपसे क्या कहा था, फिरोज शाह तुगलक जो थे उन्होंने कुछ नया निर्मित नहीं कराया, बल्कि जो थे उनको मजबूत करने का काम किया। जो जर्जर हो गए थे इमारतें, उनको मजबूत करने का काम किया। तो वही लिखा यहाँ पर, यहीं पे वही चीज आप देखेंगे कि इस अवधि के दौरान भवनों की मजबूती पर अधिक ध्यान तथा अलंकरण पर कम बल दिया गया। प्रवेश द्वार के डिजाइन में मेहराब और सरल दोनों विधियों का संयोजन किया गया था। और तुगलकों ने यहाँ पर लिखा बैटर के रूप में ज्ञात निर्माण की शैली का प्रचलन किया। किसका, बेटर के रूप में, मतलब और अच्छा करने के रूप में क्या किया गया, उन्होंने ज्ञात निर्माण शैली का प्रयोग किया, जिसकी विशेषता भवनों को अधिक मजबूत दिखाने के लिए क्या किया गया, क्या था, ढलवा दीवारें थी। ढलवा दीवारें बनाई गई थी, मतलब जो दीवार हुआ करते थे उसके ऐसे बेस एक दीवार नहीं बनाया करते, जैसे ढलान सा दीवार बना देते थे। आज भी आपने देखा होगा दीवारें को रोकने के लिए, गिरे तो साइड से मजबूती देने के लिए, एक सपोर्ट रूप से बनाने के लिए। तो वही चीज यहाँ पर किया गया था कि अधिक मजबूत दिखाने के लिए क्या किया गया था, ढलवा दीवारें थी, मतलब ढलावदार दीवारें थी। बाहर जैसे ऐसे स्लोप बनाए जाते थे कि ताकि दीवारें क्या हो सके, मजबूत हो सके। वो उसी को क्या गया, ज्ञात निर्माण शैली कहा गया। क्या क्या चीजें बनाई गई इनके समय में, तो एक तुगलकाबाद बनाया गया, आपका जहां पनाह बनाया गया, और फिरोज शाह के नगर बनाए गए। तो आप यहां पर देखेंगे तो ये तुगलकाबाद है, ये आपका ये है आपका तुगलकाबाद। ये जो आप देख रहे हैं ये तुगलकाबाद है, बहुत फेमस था।
तुगलकों के द्वारा बनाया गया था, जहां तुगलक रहते थे उसी लोग क्या कहा गया, तुगलकाबाद कहा गया इसको। ठीक है, ये चीज निकल के आता है। तुगलकाबाद के बाद यहां पर देखेंगे तो इसी में यहीं पे जो दो और बसता है, जहां आपका जहां पनाह था और फिरोज शाह नगर था। तो ये जो है ये जो था आपका जहां पनाह था, ये जगह का नाम क्या था, जहां पनाह था। और ये जो है आपका ये था कौन सा, फिरोजाबाद के नगर थे। ये था आपका फिरोजाबाद के नगर। ये कौन सा था, ये फिरोजाबाद का नगर निकलकर आ जाता है। तो ये चीज आपको देखने को मिलता है तुगलक वंश के दौरान। ज्यादा कुछ नहीं, मैंने आपसे पहले कहा था कि फिरोज शाह तुगलक ने कुछ नया नहीं बनवाया, सिर्फ और सिर्फ क्या कराया है, सिर्फ जो इमारतें थी उनको मजबूत करने का काम किया था। बनवाने में उन्होंने फिरोजाबाद बनवाया, जहां पनाह बनाया, और फिरोजाबाद के नगर उन्होंने क्या किए, यहां पर निर्मित किए थे। किन्होंने, आपके फिरोज शाह तुगलक ने। इसीलिए जितने भी यहाँ पे आपको दिखेंगे सब फिरोज के नाम से मिलते हैं, क्योंकि फिरोज शाह तुगलक ने ऐसा कुछ कराया था। अच्छा, एक बात निकल के आता है जो आपको मैंने स्टार्टिंग में क्लियर किया था, थोड़ा उस बात को समझिएगा। यहां पर मैं गुलाम वंश की बात कर रहा था, माफ करिएगा, आपके साम्राज्यिक शैली की बात कर रहा था। तो बेसिकली यहां पर 4 वंश लिखवाए थे। पूरे दिल्ली सल्तनत में 5 वंश थे। बेसिकली कितने वंश थे, 5 वंश थे। 5 वंश में कौन कौन से, जैसे अपन गुलाम वंश की बात किए तो ये 1206 से 1290 तक का समय था। खिलजी वंश की बात करें तो 1290 से 1320 तक का समय था। फिर तुगलक वंश की बात करें तो 1320 से लेके 1414 तक था। फिर यहां पर जो आता है, ये जो समय है यहां पे शुरू होता है 1451 से लेके 1526 तक। 1451 से लेके 1526 तक। तो इनके बीच में एक वंश था, इनके बीच में एक वंश आता है जिनको कहा गया सैयद वंश कहा गया। अब चूंकि सैयद वंश का इसलिए भी कुछ उल्लेख नहीं किया गया क्योंकि उनके कार्यकाल के दौरान कुछ भी नई चीजें नहीं बनाई गई। सैयद वंश के कार्यकाल के दौरान कुछ भी इमारतों का कुछ भी निर्माण नहीं कराया गया। और दिल्ली सल्तनत का सबसे कम कार्यकाल का वंश था। तो हम कह सकते हैं दिल्ली सल्तनत के सबसे कम कार्यकाल दिल्ली सल्तनत के सबसे कम कार्यकाल के लिए बनने वाला वंश सैयद वंश था। सबसे कम कार्य के लिए बनने वाला सैयद वंश था। अच्छा, अब अगर सैयद वंश की बात करें तो इसका जो समय था ये था 1414 से लेके 1451 तक। लगभग अगर हम बात करें आपसे तो 37 ईयर्स के लिए, मतलब 37 साल के लिए इन्होंने राज किया था। 40 साल के लिए कौन सा था आपका, खिलजी वंश था। उससे भी कम था आपका सैयद वंश, जिसके संस्थापक जो थे, इसके संस्थापक थे आपके खिज्र खां। कौन थे, संस्थापक जो थे आपके खिज्र खां थे। और इसमें टोटल 4 राजा निकल के आए। जैसे एक राजा निकल के आपके खिज्र खां निकल के आते हैं, दूसरे यहाँ पे निकल के आते हैं मुबारक शाह निकल के आते हैं। दूसरे शासक कौन से थे आपके, मुबारक शाह देखने को मिलते हैं। वहीं पे तीसरे शाह मिलते हैं आपके मोहम्मद शाह। एक थे मुबारक शाह, एक थे मोहम्मद शाह। और जो अंतिम शासक थे सैयद वंश के, वो थे आपके अलाउद्दीन आलम शाह। अलाउद्दीन आलम शाह। अलाउद्दीन आलम शाह जो अंतिम शासक थे सैयद वंश के, जो अंतिम शासक सैयद वंश के। लेकिन इनके वंश के दौरान किसी भी तरीके का कुछ भी नया नहीं हुआ था। कुछ भी ना निर्माण कराया गया, ना कुछ भी पुनर्निर्माण कराया गया, ना किसी चीज को ध्यान दिया गया।
कुछ भी नहीं कराया, बस इन्होंने अपना जीवन जिया और ये राज्य खत्म हो जाता है, इस पूरा वंश क्या हो जाता है, कंप्लीट खत्म हो ही जाता है। हाँ, लेकिन हम जब अंतिम वंश की तरफ बढ़ते हैं, ये हमारा अंतिम वंश है लोधी वंश। कौन सा हमारा वंश है, लोधी वंश निकल के आ जाता है, और ये लोधी वंश हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। लोधी वंश हमारे लिए क्या होता है, बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब ऐसा क्यों, तो आइए देखते हैं लोधी वंश में ऐसी क्या क्या चीजें थी, क्या क्या चीजें नहीं थी, सारी चीजों को हम क्या करेंगे, बहुत अच्छे से कंप्लीट करेंगे, और फिर हम आज की क्लास को बढ़िया वाइंड अप करेंगे। ठीक है, लोधी वंश की अगर हम बात करें तो देखिए लोधी वंश में क्या क्या चीजें मिली। सबसे पहला पॉइंट जो आप यहां पर स्टडी करते हैं वो लिखा है कि लोधी वंश के अंतर्गत वास्तुकला में पश्चिमगामी प्रवृत्ति, वास्तुकला में पश्चिमगामी प्रवृत्ति जारी रही। इस अवधि के दौरान मूलतः मकबरों का निर्माण आरंभ किया गया। हालांकि इस अवधि की वास्तुकला की एक महत्वपूर्ण विशेषता दोहरे गुंबद, किसके, दोहरे गुंबद डबल डोम का प्रचलन था, जो शीर्ष गुंबद के अंदर एक खोखले गुंबद से मिलाकर बनाया जाता था। मतलब एक के अंदर एक दोहरे गुंबद बनाया गया, दो गुंबद बनाए जाते थे, एक खोखला गुंबद होता है, एक ऊपर, उसके ऊपर बड़ा सा गुंबद बनाया जाता था। तो दोहरे गुंबद का जो प्रचलन था वह लोधी वंश से देखने को आपको मिलता है। क्लियर है, बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। और मूलतः यहां पर क्या था कि मकबरों का जो निर्माण था वह आरंभ किया गया था। सबसे ज्यादा मकबरे का जो शुरुआत प्रचलन आया वह कहां से आता है, लोधी वंश आता है। इसके पहले मकबरे नहीं बनाए जाते थे उतने बड़े लेवल पे, टॉम्ब जो थे वो बहुत कम बनाए जाते थे मकबरों के रूप में। लेकिन फिर जब लोधी वंश आता है तो वह क्या करता है, बहुत सारे मकबरों का निर्माण करना शुरू करता है। ठीक है, अच्छा, अगर अब हम बात करें कि लोधी वंश के संस्थापक कौन निकल के आते हैं, तो याद रखिएगा लोधी वंश के जो संस्थापक निकल के आते हैं, ये निकल के आते हैं आपके बहलोल लोधी। इसमें भी बेसिकली तीन ही संस्थापक हुए, एक हुए आपके बहलोल लोधी, दूसरे हुए सिकंदर लोधी, और तीसरे हुए इब्राहिम लोधी, जिनको बाबर ने क्या किया था, परास्त किया था, और फिर मुगल साम्राज्य स्थापित हुआ था। ठीक है, तीन शासक हुए, और इनका समय जो था यह था 1451 से लेकर 1526 तक था, यह समय था इनका। ठीक है, तो बात समझ में आ गया। दूसरा पॉइंट क्या निकल के आता है, दूसरा पॉइंट निकल के आता है कि दोहरे गुंबदों का उपयोग करने के कारण, ये सेकेंड पॉइंट है ना, ये दैट इज फर्स्ट पॉइंट है ना। फिर क्या लिखा है, दोहरे गुंबदों का उपयोग करने के कारण थे कि संरचना को मजबूत देना और गुंबदों की भीतरी ऊंचाई को क्या करना, कम करना था। मतलब ये क्यों बनाए जाते थे दोहरे गुंबद, उनके दो कारण निकल के आ जाते हैं। इन्होंने दो कारण में पहला कारण बताया कि भैया संरचना को क्या करना, और मजबूती देना, और गुंबदों की भीतरी ऊंचाई को क्या करना, कम करना, इनका उद्देश्य था, इसलिए दोहरे गुंबदों का प्रयोग करते थे। और थर्ड पॉइंट यहां पर देखने को मिलेगा आपको, ये जो पॉइंट निकल के आता है, ये थर्ड पॉइंट यहां पे निकल के आता है क्या, कि इस चरण के दौरान, इस चरण के दौरान बनाए गए मकबरे, इस चरण के दौरान बनाए गए मकबरे किसी भी भव्य अलंकरण के बिना कठोर और सादे थे। मैंने क्या बोला, इस चरण मतलब इस वंश के दौरान जो बनाए गए आपके मकबरे थे वह भव्य अलंकरण के बिना, मतलब ज्यादा अलंकरण का प्रयोग नहीं किया जाता था और सादे बनाए जाते थे, बिल्कुल मकबरे बना दिए जाते थे। फिर जब मुगल काल में पढ़ेंगे तो देखना संगमरमर का प्रयोग किया गया, पत्थरों का प्रयोग किया गया, ये आगे मिलेगा आपको। ठीक है, सादे थे। अच्छा, इन्हें लगभग 15 मीटर के व्यास के साथ आपके अष्टकोणीय आकार में बनाया जाता था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इन्हें अंडरलाइन कर देता हूं कि इन्हें लगभग 15 मीटर के व्यास के साथ अष्टकोणीय आकार में बनाया गया था। कौन से, आपके जो मकबरे बनाए जाते थे वो बनाए जाते। आप यहां पर देख सकते हैं, यहां पर एक इमेज भी है, ये इमेज तो अलग है, ये लोधी गार्डन का इमेज है, ये जो है ये लोधी गार्डन का इमेज निकलकर आ जाता है। ये जो है ये लोधी गार्डन है, ये लोधी गार्डन निकलकर आ जाता है। ठीक है, और क्या लिखा है कि इन्हें ढलवा बरामदे से सहारा दिया जाता था। ढलवा बरामदे से मतलब वही जो बाहर से सपोर्ट के रूप में, ढलवा बरामदे से क्या किया जाता था, सहारा दिया जाता था। इनके काल के दौरान, किनके दौरान, लोधी के दौरान। अब यहां पर
जो आगरा जो हम आज देखते हैं, आज वर्तमान में जो आगरा आप हम पढ़ते देखते समझते हैं, तो वो आगरा जो वास्तविक रूप से उसकी जो नींव रखी गई थी, आगरा नगर की जो बेस रखने का जो दायित्व या फिर जिनके ऊपर जाता है, तो वह थे आपके हमारे सिकंदर लोधी। कौन थे? सिकंदर लोधी द्वारा स्थापित आगरा नगर। उन्होंने आगरा नगर की स्थापना की थी। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आगरा नगर बसाया था, उसके अंदर फिर बाकी चीजें मुगलों ने बसाई थी। तो बेसिकली आगरा नगर की स्थापना किसने की थी? आपके सिकंदर लोधी ने की थी। जरा देखिए कुछ इस प्रकार से आगरा नगर बसाया गया था। ये आप देख सकते हैं, ताजमहल तो मैंने ऐड कर दिया, बात वो तो अलग बात है। जो बाकी आप देख रहे हैं आगरा नगर, जैसे ये पुराना है आगरा नगर, आप देख लीजिए ये ऐसे बसाया गया था। आप ये देख सकते हैं, तो अंग्रेजों के टाइम की बात है, आगरा कैसा दिखता था। ये सिकंदर के टाइम का है, ये मुगलों के टाइम का है, और ये फिर अंग्रेजों के टाइम का जाता है। तीनों प्रकार के मैंने आगरा नगर आपको यहाँ पर क्या कर दिए हैं, बहुत अच्छे से समझा दिए हैं और दिखा दिए हैं। ये था आपका पूरा साम्राज्यिक शैली जिसके बारे में हमने यहाँ पर डिस्कस किया। क्या था? ये पूरा का पूरा साम्राज्यिक शैली हमने यहाँ पर डिस्कस कर लिया है। ये देखिएगा पूरा साम्राज्यिक शैली को हमने क्या किया, बहुत अच्छे से डिस्कस कर लिया है। गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, लोधी वंश, फिर हम अब पढ़ेंगे प्रांतीय शैली, जिसमें बंगाल शैली, जौनपुर शैली, मालवा शैली, बीजापुर शैली, कुछ और चीजें हम अगली क्लास में इसको हम डन करने वाले हैं। अब बात निकल के आती है कि भाई आज का सेशन जो होता है यहीं पे समाप्त हो जाता है, लेकिन इस सेशन को समाप्त करने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि यदि आपको हमारा कोर्स बहुत अच्छा लग रहा है, पढ़ने में बहुत आनंद आ रहा है, इसको और अपने सिलेबस में आप ऐड करना चाहते हैं, कुछ और बढ़िया तरीके से आप मेरे साथ पढ़ना चाहते हैं, तो बिल्कुल झिझक मत कीजिए। आप किसी भी स्टेट से बिलोंग कर रहे हो, आप चाहे मध्य प्रदेश से हो, बिहार से हो, है ना, ओडिशा से हो, पंजाब से हो, कहीं से भी हो, ये सभी बैच उनके लिए लाया गया। फाउंडेशन निश्चय बैच 9, जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं आपसे बात करूं कि जैसे आप मेरे प्यारे दोस्तों हरियाणा से, तो आपको हरियाणा में क्या करना है, इस बैच को जाकर परचेस करना, चाहे आप वेबसाइट से भी परचेस कर सकते हैं, आप हमारे एप्लीकेशन से भी परचेस कर सकते हैं, मैटर नहीं करता, आप दोनों जगह से जाकर परचेस कर सकते हैं। अब जैसे यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो प्राइस राशि रखी गई, कितनी रखी गई, 14,999 रखी गई है। आपको परेशान नहीं होना है, इसमें बाय नाउ पे क्लिक करना, बाय नाउ पे क्लिक करके ऐड प्रोमो कोड पे जाना, और इस प्रोमो कोड में यहाँ पे सिर्फ लिख देना डीके लाइव। जैसे डीके लाइव लिख के अप्लाई करेंगे, जो प्राइस राशि है वो प्राइस राशि क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, और ये प्राइस राशि मात्र हो जाएगी 11,999 रुपए। सीधे सीधे आपको 3,000 रुपए का यहाँ पर इजाफा हो जाएगा डीके लाइव कूपन कोड लगाने से, जिसकी वैलिडिटी पूरे 24 मंथ के लिए दी गई है, जिसमें हमारी तरफ से लाइव क्लासेस प्रोवाइड कराई जाएगी, 1-to-1 मेंटोरशिप दी जाएगी, आंसर राइटिंग प्रोग्राम मिलेगा, प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज मिलेगा, हैंड रिटन नोट्स मिलेंगे, क्लास आपके लाइव क्लासेस मिलेंगे, जीएस फाउंडेशन की आपके कॉम्प्रहेंसिव कवर किए जाएंगे, ईच एंड एवरी टॉपिक, टेस्ट सीरीज मिलेगा, प्रैक्टिस क्वेश्चंस मिलेंगे, सॉल्यूशन मिलेगा, एसआईपी मिलेगा, कैप मॉड्यूल्स मिलेगा, बहुत सारी चीजें मिलेगी मात्र 11,999 रुपए, जिसका वैलिडिटी 24 महीने यानी कि 2 साल के लिए रखी गई है। बहुत कम प्राइस रखी गई है, अभी ऑफर चल रहा है इसलिए आपको मिल रहा है 66% ऑफ करके दिया गया यहाँ पे प्राइस राशि। सो गो टू वेबसाइट एंड परचेज दैट कोर्स फास्ट एंड फास्ट, और हम मिलते हैं अपनी अगली क्लास में प्रांतीय शैली के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। जय हिंद, भारत माता की जय, हैव अ गुड डे, बाय बाय, टेक केयर। मुझे कमेंट करना मत भूलिएगा कि कैसी रही आज की क्लास, लाइक जरूर कर दीजिएगा, और यदि आप चैनल पर पहली बार आए हैं यस तो सब्सक्राइब भी करके जाइएगा और बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दीजिएगा। मिलते हैं इसके क्लास 2 के साथ, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। जय हिंद, भारत माता की जय, हैव अ टिल गुड नाइट, बाय बाय। और डेली शाम को 6 बजे क्लास चलती है, तो बिना बताए 6 बजे मोबाइल के सामने बैठ जाइए, यूट्यूब को ओपन करके स्टडी IQ को, ठीक है। चलिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच। जय हिंद, भारत माता की जय, हैव अ गुड डे।